गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास करते हैं। क्लास 13 करेंगे केमिस्ट्री की। 12 क्लासेज हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो लास्ट क्लास में आपको क्या करवा था, कुछ रिएक्शंस वगैरह करवाई थी हमने। जो आयंस का प्लस का और माइनस का जो जाता है, धातुएं जो होती है वो आयंस देती हैं और जो अधातु होती है वो आयंस लेती हैं। आयंस लेने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन देती और लेती है। ठीक है, तो लास्ट में हमने आपको कुछ फार्मूले बताए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले आप बताइए, पहले चलो बताइए। CaSO4, FeSO4, CuSO4, इसका नाम बताइए। चलिए FeSO4 का नाम बताइए आप पहले। क्या नाम होगा जिसका बताया था आपको, क्या नाम बताया था इसको? रंग बताइए इसका, कैसा रंग होता है, कैसा होता है रंग इसका, बताइए। हरा, हरा होता हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हरा कशिश। ठीक है, इसका नाम होता है हरा कशिश। आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं। इसका रंग कैसा होता है कैल्शियम का? सफेद। इसके साथ साथ एक और भी होता है जिसका रंग सफेद होता है, वो होता है आपका जिंक सल्फेट, ZnSO4। अब आपका एक बच गया कॉपर सल्फेट। इसका क्या नाम होता है? पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्या होता है ये? कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसको तो वैसे तो, लेकिन कॉपर सल्फेट नहीं है। कॉपर सल्फेट तो कोई भी बता सकता है। ठीक है, भैंसिया भी बता देगी कि कॉपर सल्फेट है, ये CU से पढ़ के। ठीक है, तो क्या नाम होता है इसका? सबसे पहले तो इसका रंग कैसा होता है? नीला। और नीला के नाम से ही नाम होता है इसका नीला थोथा, या इसको क्या बोलते हैं? तूतिया। ठीक है, नीला थोथा या तूतिया। आज हम रिएक्शन करेंगे पर मैग्नेट के लिए। किसके लिए रिएक्शन करेंगे आज हम? पर मैग्नेट के कुछ नाम बताएंगे और उसके लिए थोड़ी बहुत रिएक्शन भी करेंगे। ठीक है, देखिए आज हम करेंगे पर मैग्नेट। पर मैग्नेट, ठीक लिखा है जी, पर मैग्नेट। कोई नहीं, ये हटा दीजिए, पर मैग्नेट। ठीक है, इसके लिए हम रिएक्शन करेंगे। देखो किसी के भी पीछे अगर O4, सबसे पहले हम लेते हैं O4। अगर O4 नेगेटिव है ना, अगर ऑक्सीजन के साथ 4 हैं, 4 अणु हैं इसके, 4 परमाणु, तो इसका नाम हो जाता है, हम इसके पीछे आने वाले के पीछे लगा देते हैं 8 और यहाँ लगा देते हैं पर। यहाँ पे जो भी कंपाउंड हो उसका नाम आ जाता है। कैसे आएगा इसका नाम? देखिए मान लो ये है MnO4, तो ये क्या बन जाएगा? इसका नाम क्या कहलाएगा? ये पर मैग्नेट। पर मैग्नेट, ठीक है, ये कहलाएगा पर मैग्नेट। तो इसी तरह से इसको ध्यान में रखना आपने, सिर्फ O4 नेगेटिव जिसके पीछे आता है उसका नाम हो जाता है पर मैग्नेट। ठीक है, पर और 8 लग जाता है। अगर O3 है तो क्या जाएगा? पर हट जाएगा, सिर्फ लग जाएगा इसके पीछे 8। पर हट के सिर्फ लग जाएगा इसके पीछे 8, तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका? मान लो MnO3 है तो ये हो जाएगा मैग्नीट। ठीक है, समझ में आ रहा है जी आपको? इसके बाद O3 है तो O2 भी होगा। O2 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसके पीछे लग जाएगा आइट, ITE, आइट, और इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। अगर किसी के पीछे, किसी तत्व के पीछे O1 है, अगर क्या है? डायरेक्ट O1 है, 1 की जरूरत नहीं है लिखने की, लो लिख देते हैं। O1 है तो ये हो जाएगा हाइपो, हाइपो लिख देते हैं। इसके पीछे पीछे लग जाता है आइट और नाम क्या हो जाता है? हाइपोमैग्नेटाइट, हाइपोमैग्नेटाइट। ठीक है, चारों चीजें समझ में आ गई आपको? ऑनलाइन वाले भी सब बताएंगे, समझ में आ गई आपको? अगर किसी के पीछे O4 माइनस है तो 8 लगाएंगे लास्ट में और आगे लगाएंगे पर मैग्नेट, पर मैग्नेट। अगर किसी के पीछे O3 नेगेटिव है तो पर को हटा देंगे, लास्ट में लगाएंगे 8 मैग्नेट। अगर O2 नेगेटिव है, O2 माइनस चार्ज है तो आइट लगाएंगे। अगर O नेगेटिव चार्ज है तो फिर आइट लगाएंगे हाइपो, हाइपोमैग्नेटाइट, हाइपोमैग्नेटाइट। ये चीजें आपको समझ में आ गई?
आगे बढ़े, ठीक है। देखिए अगर इसके साथ मैग्नीज है तो मैग्नेटाइट हो जाएगा, अगर यहाँ होता ब्रोमेट तो ये हो जाता पर ब्रोमेट, अगर यहाँ होता आयोडीन तो ये हो जाता आयोडेट, आयोडेट, ठीक है। अगर यहाँ होता क्लोरीन तो ये होता क्लोरेटाइट, क्लोरटाइट, क्लोरेटाइट, ठीक है। और अगर ये पीछे ना हो तो हमने आपको बता ही दिया था, Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, I माइनस है तो आयोडाइड, ठीक है। तो जो भी होता है, तो मेन तो ज्यादा पर मैग्नेट, इसकी आज रिएक्शन थी ये। अब हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको याद हो गई, साफ कर दें, जिसको स्क्रीनशॉट अगर किसी साथी को लेना है तो वो ले सकता है। अब हम आगे बताते हैं। देखिए हमने कल डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे कल हमने, लिख के बताएं जी। देखो अगर BrO नेगेटिव मिल जाता है, आप बताइए क्या लिखेंगे इसको, क्या नाम होगा इसका, O3 माइनस का बताइए पहले आप, चलिए क्या नाम होगा इसका, 8 लगाएंगे पीछे, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा पूरा, ब्रोमेट, ब्रोमेट, ठीक है। चलिए आप उठिए, बताइए अगर किसी के पीछे ClO2 नेगेटिव है तो क्या नाम लिखेंगे इसको, क्लोराइट, क्लोराइट। ये और बताइए आप, अगर O1 माइनस है तो फिर क्या लिखेंगे अब इसको, नहीं पता जी आपको, अभी अभी बताए हैं, नहीं पता, भूल गए हो, पाखंडी बाबा हो तुम। ऐसे ऐसे से बहुत देश का नाम महान करके जाओगे, देश का बहुत अच्छे। चलो हाँ, हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, इसका नाम बदल देते हैं। अब इसके बाद हमने कल आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, जो आज सुबह भी अभी आते ही क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आपको रिवाइज करवाया था। उसमें हम पानी की मात्रा मिलाएंगे और देखेंगे कि क्या बनता है। देखो FeSO4, FeSO4 इसका नाम था हरा कशिश। अब ये अकेला तो होता नहीं, इसको बनाया जाता है सॉल्यूशन, तो इसके अंदर पानी भी डाला जाता है। तो इसके अंदर कितना पानी है आपका, इसके अंदर जो पानी होता है ना आपका 7H2 होता है। मान लो अगर ये 1 है ना तो 7 कण होते हैं पानी के, अगर ये 2 हैं तो ये 14 होते हैं, ठीक है। तो जितना इसका होता है ना उसका 7 गुना पानी इसके अंदर जब डालेंगे तो ये हरा कशिश आपका बन जाएगा। इसी तरह से आपको CuSO4, आप बताइए, चलो आप बताओ क्या नाम था इसका, CuSO4 का क्या नाम है इसका, क्या जामुन, जामुन बोलेंगे जिसको, किसको पता है, नौसादर, नीला थोथा, बहुत अच्छे, क्या नाम है तुम्हारा, बैठ जाओ, नीला थोथा, या क्या बोलेंगे इसको, नीला थोथा या तोतिया। अब इसके अंदर कितना पानी होता है, इसमें जितना ये होता है ना उसका 5 गुना पानी होता है, जितना ये होता है उसका 5 गुना पानी होता है, ठीक है। ZnSO4 इसके अंदर पानी होता है अपने का 2 गुना पानी, तो ये जिंक सल्फेट बन जाता है। और इसी प्रकार से CaSO4 कैल्शियम जो सल्फेट होता है हमारा, CaSO4 इसके अंदर भी पानी होता है 2H2O, ठीक है। अगर इसके अंदर, अगर कैल्शियम सल्फेट के अंदर अपने से 2 गुना पानी है, अगर कैल्शियम सल्फेट के अंदर अपने से 2 गुना पानी है ना तो ये बन जाएगा आपका जिप्सम, ठीक है। क्या बन जाएगा ये आपका जिप्सम, गलत लिखा गया शायद जिप्सम, ठीक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ऐसे होता है जिप्सम, हम हिंदी की क्लास नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, जिप्सम, ठीक है। अगर इसके अंदर, अगर इसी के अंदर हम इसका आधा पानी डालें, जितनी क्वांटिटी इसकी है ना, मान लो इसकी क्वांटिटी 10 है, 10 लीटर है टोटल, और इसके अंदर डालने 5 लीटर पानी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनता आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब क्वेश्चन को मुश्किल बनाना होता है तो एग्जामिनर क्या देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, 2H2O है, 1/2 H2O है, 3H2O है, 3 and 1/2 H2O है। तो क्या होगा, जब एग्जामिनर को मुश्किल क्वेश्चन बनाना होता है तो 1/2 H2O दे देता है।
तो ये हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसमें काम आता है ये? हड्डियां जोड़ने में काम आता है। इसके अलावा जो हम घरों पे जो डिजाइन बना देते हैं कई बार, उसके खांचे बने बनाए आते हैं, जैसे पंखे के ऊपर कई बार आपने ऐसे देखा होगा इस तरह से, ठीक है, ट्रायंगल कटे, तो इसके खांचे आते हैं बने बनाए, उसके अंदर ये चीज आपकी डाली जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और वो जब जम जाता है तो उसको दीवार के ऊपर चिपका दिया जाता है। इस चीज को पानी से बचा के रखना पड़ता है। पानी से जब ये बन जाता है ना जी, जब ये बन जाता है तो इसको पानी से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ज्यादा पानी हुआ तो ये बन जाएगा जिप्सन और घुल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब जो FeSO4 बताया था ना आपको, FeSO4 ये क्या होता है? ये भी हरा कशिश जो है, ये एक तरह का नमक ही होता है। अगर आप इसको खाएंगे तो आपका मुंह एकदम से मतलब पूरा बेकार हो जाएगा। मुंह का जो टेस्ट है ना वो खराब कर देता है। ये नमक ही होता है ये, लेकिन खाने वाला नमक नहीं होता, वो NaCl होता है, कई बार बता चुके हैं आपको। तो ये जो नमक है FeSO4 ये टेस्ट खराब कर देता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जो आपने रिएक्शन की है उसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। सल्फेट के क्वेश्चन थे, इससे आपके बनेंगे सल्फेट के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो सल्फेट के क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसका? इसी धातु के क्लोराइड का फार्मूला MCl2 है, तो इसके सल्फेट का फार्मूला बताइए। किसी धातु के क्लोराइड का फार्मूला, किसी धातु के क्लोराइड का फार्मूला क्या है? MCl2 है। गिवन आपको कि MCl2 फार्मूला है, तो इस धातु के, ये धातु नहीं पता हमें भाई क्या, चांदी है, लोहा है, सोडियम है, जो भी है हमें नहीं पता, तो लेकिन इन्होंने क्लोराइड का फार्मूला दिया हुआ। ये कह रहे हैं कि इसके ना सल्फेट का फार्मूला बताना है। सल्फेट का फार्मूला मतलब यहाँ Cl2 की जगह हमने सल्फेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो हमें क्या पता है, Cl2 के पास -1 इलेक्ट्रॉन होता है, -1 होता है। इसका मतलब ये ऐसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा, ठीक है, MCl2। अब हम इसको माइनस है, यहाँ प्लस है, तो एक्सचेंज तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे, तो इसका मतलब M के साथ तो आ गया 1, और यहाँ ये 2 किसके पास आया? 1 तो आ गया, ये यहाँ 2 किसका आया? ये 2 आया है इसका, ठीक है, MCl2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो M के ऊपर चार्ज है ना आपका, वो है 2। M के ऊपर चार्ज कितना है? 2। और सल्फेट का बनाना है, सल्फेट का आपको पता ही है कितना होता है, -2 होता है। तो बना दो इसको, प्लस SO4 -2, ठीक है। क्या हो जाएगा? दोनों पे चार्ज क्या है? बराबर है, तो MSO4 लिखने की जरूरत है नहीं, चार्ज लिखेंगे तो भी वही बनेगा, नहीं लिखेंगे तो भी, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है। तो ये दिया हुआ था, ये बनाना था, बन गया। दिक्कत थी जी कोई? किसको दिक्कत हुई है इसमें बनाने में? किसको पता नहीं चला कि M के ऊपर +2 चार्ज कैसे आया? आपको पता चल गया जी? आपको पीछे बैठे जो सबको पता चल गया? चलो ठीक है। तो इसका पता होता है, हमें इस पे देख लेते हैं कि ये जो 2 है ये यहाँ से आया है, यानी कि इसके ऊपर +2 रहा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दें आपको, एक और क्वेश्चन देते हैं। किसी धातु के सल्फेट का फार्मूला MSO4 है, MSO4 है, तो इसके फॉस्फोट का फार्मूला बताइए। देखिए इस बार सल्फेट का दिया, किसी धातु के सल्फेट का फार्मूला, किसका फार्मूला? किसी धातु के सल्फेट का फार्मूला MSO4 है। क्या है? MSO4। तो इसका क्या निकालना है? फॉस्फेट, फॉस्फेट का फार्मूला आपने निकालना है, ठीक है। कोई मुश्किल होगी जी? देखिए हमने क्या पकड़ना है, इसको उठाएंगे, SO4 क्या पता है, चार्ज देखना हमने, कितना चार्ज होता है इसके ऊपर? SO4 -2 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ -2 है। अब यहाँ पे क्या है? ये 1 है, तो ये जो 1 है ना, ये यहाँ से ही तो आया होगा M, ये देखिए पहले तो ये 2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है जी, नहीं लिखा हुआ ना। अगर यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका चार्ज है और इसका चार्ज है वो बराबर रहे होंगे। यहाँ -2 है
तो यहाँ +2 रखा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ तो है 1, यहाँ तो है 1। ठीक है, अगर ये लेते हम सिर्फ, तो ये भी सोच सकते थे कि यहाँ 1 होगा कि यहाँ से 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर भी तो 2 नहीं है ना जी, यहाँ पर भी तो 2 नहीं है। इसका मतलब ये 2 यहाँ से आया और ये जो यहाँ पे 2 है ये यहाँ से आया, यानी कि M2S2, तो ये बन जाएगा MsO4 बन गया। पावर बराबर थी, तो इसका मतलब क्या मिला हमें कि जो M के ऊपर चार्ज है वो कितना है, +2। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, हमने रिएक्शन करवानी है फॉस्फेट से। क्या होता है, PO4 माइनस PO4 क्या होता है, ये -3 होता है। ठीक है, -3 करवाएंगे रिएक्शन तो क्या बन जाएगा, ये चार्ज तो आ जाएगा इधर, ये चार्ज आ जाएगा इधर, तो M3PO4 की ट्वाइस बन गया जी फार्मूला, फॉस्फेट बन गया। M धातु थी, सल्फेट बना रही थी, फॉस्फेट बनाने लगी, इसमें कोई दिक्कत थी जी, कोई मुश्किल हुई आपको M3PO4 की ट्वाइस बनाने में? मेन मुद्दा तो क्या है, देखो ये जो दिया होता है ना, इसके ऊपर हमें चार्ज पता होता है, ये याद रखने के लिए आपको बोला था कि आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, अब चार्ज इसके ऊपर देखना, अगर यहाँ होता 2, ठीक है, फिर तो हम सोचते कि इस पे 2 है, अगर 1 होता तो सोचते कि है ही नहीं। अब यहाँ 2 था लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है, इसका मतलब इनके चार्ज जो है वो बराबर रहे होंगे आपस में। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन निकालेंगे ना, हम आगे निकालेंगे, हम अणु भार निकालना सीखेंगे किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व का और परमाणु का अणु भार। उससे पहले आप ये देख लेते हैं, देखो अणुभार से पहले कुछ रह तो नहीं गया जी, कुछ रह गया कुछ? अच्छा कोई नहीं, चलो ठीक है। देखो आयन आपको बता दिए हैं, प्लस और माइनस होते हैं। अगर अकेले अकेले प्लस और माइनस हो, जैसे कि देखो अगर अकेले अकेले प्लस और माइनस हो तो इसको क्या बोलते हैं हम, आयन। अगर ये ग्रुप के अंदर हो जाए, O को भी ले ले, H को भी ले ले, ठीक है, या S को भी ले ले, O को भी ले ले, 4 भी ले ले, यहाँ भी ले ले, तो फिर इनको बोलते हैं मूलक यानी कि रेडिकल। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम मूलक या रेडिकल। अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो परमाणु भार, जो कि पहले से प्री डिफाइंड है, उसको याद नहीं रखा जा सकता। परमाणु भार कौन सा होता है जी, Z से डिनोट करते हैं इसको, ये होता है 6 कार्बन 12, ये होता है परमाणु भार। तो शुरू की जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसके 30 तत्वों का परमाणु भार आपको याद करके आना है। 30 तत्वों का परमाणु भार आपको याद करके आना है, और याद करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो शुरू के 30 है ना, बिगिनिंग के जो 30 एलिमेंट हैं, उनका जो परमाणु भार है वो लगभग दुगुना होता है इसका एटॉमिक नंबर का, लगभग दुगुना होता है। दुगुने से 1 कम या 2 कम हो सकते हैं, 1 ज्यादा या 2 ज्यादा हो सकते हैं। तो 30 जो एलिमेंट आपको उनका याद करके आना नेक्स्ट क्लास में लेने के लिए। ठीक है, जैसे 18 आर्गन 40, 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, 19 ये ले लेते हैं, 17 क्लोरीन 35। ठीक है, ये अकेले अकेले तत्व हैं, आर्गन कैल्शियम क्लोरीन अकेले अकेले तत्व हैं। तो इस भार को, जो इनका जो भार होता है ना, उसको तो बोलेंगे हम परमाणु भार, उसको क्या बोलेंगे जी हम, परमाणु भार। और अगर ये किसी ग्रुप के अंदर निकाल लेंगे हम, अगर H2O का निकाल लेंगे ना भार, तो इसको हम बोलेंगे अणु भार, अणु भार। ठीक है, NaCl का निकाल लेंगे तो इसको भी बोलेंगे अणु भार। अगर KCl का निकाल लेंगे तो इसको भी बोलेंगे अणु भार। तो समझ में आ गया कि अणु भार और परमाणु भार आपका क्या होता है। अगर अकेले अकेले तत्व का भार है तो उसको परमाणु भार बोलेंगे, अगर एक इकट्ठे यौगिक का भार है, यौगिक कह सकते हैं, यौगिक का भार है, तो उसको अणु भार बोलेंगे। तो जब आप ये याद करके आएंगे तो अगली क्लास में हम इनके अणु भार निकालना सिखाएंगे। कुछ कंपाउंड लेंगे, कुछ यौगिक लेंगे, और उनका अणु भार कैसे निकालते हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है, शुरू के 30 के अलावा हम कुछ सोना, चांदी, पारा, यूरेनियम, ये भी कुछ फेमस से एलिमेंट है, तो इनके भी आप अणु भार
मॉलिक्यूलर जो वेट है आपका, ये याद करके आएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हमारा कुछ तत्वों का आपको अणुभार निकाल के दिखाएंगे, और अगर कुछ टाइम बचेगा तो थोड़ा सा फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप 30 तत्वों का, जो शुरुआत के 30 तत्व उनका परमाणु भार याद करके आएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए हम कल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों।